समाअत कुछ देर के बाद हुई है, क्योंकि 5 रुकनी बेंच है और जज साहिबान मुख्तलिफ बेंचेस में अपना चूँकि काम कर रहे थे तो उनको लाहौर में वापस बुलाया गया है इस केस के लिए। लेकिन आज फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आने थे, जिस पे वो रिलाय कर रहे हैं, जो दस्तावेज़ात उन्होंने पेश करने थे या जजमेंट्स पेश करनी थी, वो उन्होंने पेश नहीं कर सके, वो पेश नहीं की, तो अदालत ने उनको मज़ीद वक्त दे दिया है। अफसोसनाक बात यह है कि इसकी वजह से ये केस की फ़ैसला फिर से ताख़ीर इसमें होगी, क्योंकि दोबारा जब जजेस बैठेंगे फिर वक्त लगेगा। मैंने तो अपनी बहस इमरान खान साहब की तरफ से कर दी हुई है। मेंटेनेबिलिटी पे जो बहस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है वो उनकी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और पिछली मेरा ख्याल है 3 या 4 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। और हमें अब ये तशवीश है कि वक्त और मज़ीद अगर जाता रहा तो नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि तोशाखाना 1 आपको पता है कि वो जजमेंट आ चुकी है, तोशाखाना 2 की भी ट्रायल चल रही है। तो हम चाहते ये है कि इस केस का फ़ैसला हो, ताकि बाकी केसेस भी जो हैं इस पे फिर इस केस के फ़ैसले का उन पे भी असर होगा। ये है पोजीशन आज की। मैं तो आया था केस की बहस करने, लेकिन आज हो नहीं सकी। अच्छा, इस्लामाबाद में आजकल बड़ी हलचल मची हुई है। वहाँ वो जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो तो अप्रैली वो ख़त्म हो गए। जी देखिए, मेरी बात कल मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में, और उन्होंने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, और नंबर 2 उनके पास उनका इरादा भी नहीं कि वो मुज़ाकरात को कामयाब बनाएं। और इसलिए उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ मकसद ये है कि देर होती रहे, और जो हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं और शहीद हुए हैं उनको इंसाफ ना मिल सके। तो इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं, इसलिए मैं अब ये मुज़ाकरात की टीम को, उन्होंने डायरेक्ट किया कल ही कि मुज़ाकराती टीम जो है मीटिंग भी ना करे। और अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है, करवा दी है। पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली, सेनेट, सारी प्रोविंशियल असेंबलीज में भी प्रोटेस्ट शुरू होगी, और फिर उस प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी आगे जाके मजीद वो बताएंगे, और उसके मुताबिक फिर हम अमल दरामद करेंगे उस पर। अच्छा, कल एक यहाँ साबिक साहब का एक बयान है, वो कहते हैं कि पीटीआई जो असेंबली के अंदर एहतजाज कर रही है वो किसी इशारे पे कर रही है। देखिए, बड़ा सिंपल बात है। पार्लियामेंट में जो एक अपोजिशन है उसका काम होता है कि वो हर पॉइंट पे जाके बहस करे, तनकीद करे जहाँ तनकीद बनती है, और जहाँ हुकूमत गलत है वहाँ इशारा करे, जहाँ अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं या इंसानी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है उसकी निशानदेही करे और एक्शन ले। लेकिन अगर पार्लियामेंट में भी आपकी अपोजिशन को आवाज़ उठाने की इजाज़त ना मिले और आपको बात करने की, तनकीद करने की इजाज़त ना मिले, तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है, और वो है कि फिर आप बाहर आके प्रोटेस्ट करें, आप वॉकआउट करें। ये बहुत बदकिस्मती है अगर ऐसा बार बार होना पड़ा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग मजबूर हैं, किसी का डायरेक्शन नहीं है ये एक्चुअली जो हो रहा है ग्राउंड रियलिटी, उसके मुताबिक हम एक्शन ले रहे हैं। सर ये बताइएगा प्लीज पीका एक्ट के हवाले से क्या कहेंगे? जी देखिए, पीका का जो कानून है उसमें यकीनी तौर पे ऐसी शिकें हैं जो कि एक तरह से जो आपका आज़ादी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको मुतासर करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। होना ये चाहिए था कि अगर हुकूमत को पीका में कोई बेहतरी चाहिए थी तो वो सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाती, और बिठाने के बाद गुफ्तगू शनीद करती, और डिस्कशन के बाद फिर एक डॉक्यूमेंट आगे सामने आता, फिर पार्लियामेंट उस पर, कमिटीज उस पर बहस करती, तो फिर शायद ये बेहतरी की तरफ भी जा सकता था पीका, और ये जो शक व शुबात हैं ये भी ख़त्म हो जाते। लेकिन जिस तरीके से इस कानून को बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से छुपा के इसमें अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है, तो साफ नज़र आ जाता है कि इस अमेंडमेंट की नीयत आपके और मेरा जो हक है आइन के तहत
राय का उसको मुतासर करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पीका तब भी हमने स्टेक होल्डर्स बुलाए थे। खान साहब ने मुझे कमेटी में बिठाया था, उसका पार्ट बनाया था और हमने 3 महीने स्टेक होल्डर्स से सिर्फ गुफ्तगू सुनी की थी, उनके पॉइंट्स लिए थे और सिर्फ रेगुलेशन बनाई थी, यानी कानून साजी नहीं, रेगुलेशन। यहाँ तो कानून साजी पार्लियामेंट से की जा रही है, पार्लियामेंटेरियंस को पता भी नहीं है कि कानून में लिखा गया है। सर इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, आप एक लेमैन को कैसे कन्विंस करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या फ़ायदा दिया था कि मलिक रियाज साहब ने इतनी ज़्यादा ज़मीन उनको दी? क्यों मलिक रियाज ने ज़मीन दे दी? कैसे कन्विंस करेंगे आप एक जी देखें, आप मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन पहले, जो मैंने हवा में बातें नहीं की थी, मैंने दस्तावेजात पे बातें की थी। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस, मैं इसको कहता हूँ अल कादिर केस, उसके क्या वो क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो वो मेरा एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने सारा दस्तावेजात के मुताबिक बात की थी और मैंने 2 बातें की थी। एक तो मैंने ये कहा था कि जहाँ तक ये है कि मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा दिया, ये दस्तावेजात से साबित होता है कि जो डोनेशन दी वो काबीना के फैसले से पहले दे दी थी और वो डोनेशन दी थी अल कादिर ट्रस्ट को, जो एक चैरिटी है। यानी कि जिस तरह आप ईदी ट्रस्ट को देते हैं पैसा, वो आप ट्रस्टीज़ को बेनिफिट नहीं देते, आप सिर्फ और सिर्फ जो 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 इंस्टीट्यूशन है ईदी, जो फ़ायदा दे रही है लोगों को, उसको देते हैं आप पैसा। इसी तरह आप जब शौकत खानम में पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं, तो आप इमरान खान साहब को कोई बेनिफिट नहीं देते ट्रस्टी होने पे, आप उन लोगों को फ़ायदा देते हैं जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है कैंसर पेशेंट्स का। तो इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी है, आप नमल यूनिवर्सिटी को जब देते हैं, या अल कादिर यूनिवर्सिटी है, जब आप उसको देते हैं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, यानी उसका एक प्रॉफिट का एक पाई भी नहीं खान साहब को जा सकती, वो है ही मुफ्त पढ़ाना बच्चों के लिए, उसी के लिए बनी थी वो, और उसी के लिए पैसा इस्तेमाल हो सकता है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, मैंने फिर पढ़ के सुनाया, जो जो शहादत, जो विटनेस लेके आए, जो नैब लेके आया ट्रायल कोर्ट में, उससे पूछा गया कि जनाब कोई फ़ायदा हुआ है इमरान खान साहब को, तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसमें ये भी कहा कि इमरान खान साहब 3 बार आए थे अल कादिर देखने, और वहाँ जब 3 बार आए थे तो हर बार उन्होंने जो पानी होता है, जो आप पानी या कोई चाय, वो भी उन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी की नहीं पी, वो भी उन्होंने अपनी खुद पानी की बोतल लाए थे और पानी की बोतल लेके चले गए। ये एविडेंस में लिखा हुआ है, तो इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज़ ये मैंने साबित की डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही कि ये हुकूमत कहती है कि ये चोरी का पैसा है, जो 190 मिलियन पाउंड था, और चोरी का पैसा जो है वो हमने वापस लाना था और नहीं लाई, हुकूमत ने जान आने नहीं दिया। लेकिन उनका नैब का अपना विटनेस आके कहता है कि ये चोरी का पैसा नहीं था, कोई सबूत नहीं कि ये चोरी का पैसा है, ना पाकिस्तान में कोई केस है, ना इंग्लैंड में कोई केस है, बल्कि जो इंग्लैंड की अथॉरिटी थी एनसीए, जिसने फ्रीज किए थे पैसे, उन्होंने खुद इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करने के बाद जब उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में था वो चोरी का पैसा नहीं है, तो ये एनसीए ने इजाज़त दे दी कि आप जाके इसको पैसा डीफ्रीज कर दें और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ले आएँ। ये भी मैंने उनके विटनेस, उनका जो नैब का आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, जिसने सारी प्रोसिक्यूशन की थी, उसके मैंने एविडेंस से पढ़ के सुनाया। आप मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जिन जिन से बात की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये कहा है कि हाँ आपने तो दस्तावेजात के मुताबिक बात की थी और अब हमें केस की क्लियरिटी आई है, समझ आई है। हुकूमत जो कर रही है, हुकूमत के जो अरकान कर रहे हैं, वो हवा में बातें करते हैं, दस्तावेजात नहीं दिखाएंगे आपको, हवा में वो कन्फ्यूजन करते हैं क्रिएट। और जब किसी का केस कमज़ोर हो, एज ए वकील मैं आपको बताऊं, जब आपका केस कमज़ोर हो, आप फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आप हवा में बातें करते हैं। अगर आपका केस मजबूत हो तो आप दस्तावेजात दिखा के बात करते हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा जो केस है सारा डॉक्यूमेंट्स पे है मौजूद अमेरिकी सदर ट्रंप जो है। वहाँ आप टिकट या सीट बुक करने के लिए खरीद भी सकते हैं उसको। तो अब मुझे नहीं मालूम कि वो इनविटेशन से तो यहाँ से गए थे लोग, या वो खरीदा उन्होंने और ख़रीद के बाद अपनी बुकिंग कराई वहाँ सीट की।
तो ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। आने वाले पाकिस्तान के हालात में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, देखते हैं आप? देखिए जी, मैं तो एक्सपेक्ट ये करता हूँ ज़ाती तौर पे भी, और पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है कि कोई भी हुकूमत हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ईयू हो, यूरोपियन ममालिक हो, इंग्लैंड हो, कोई भी मुल्क हो, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे बल्कि न्यूट्रल रहेंगे। सो पहली बात तो यह है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसने बैन इंटरनेशनल लॉ में उसने बहुत सारी एग्रीमेंट्स और मायदे और ट्रीटीज़ साइन की हुई हैं, और उसमें सबसे अहम ट्रीटीज़ हैं इंसानी हकूक़ के बारे में। और ये उन ट्रीटीज़ में लिखा है, और ये एग्रीमेंट है कि अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी दुनिया के किसी भी खित्ते में हुई तो हर मुल्क जो है वो उसके अगेंस्ट उसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर, जैसा गाज़ा में जब जो इसराइल कर रहा था इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, लोगों को कत्ल कर रहा था, तो सारी दुनिया और पाकिस्तान भी खड़ा था। इसी तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, सारी दुनिया के ममालिक जो हैं वो हमारे साथ उसके ऊपर